बिहार की राजनीति में एनडीए के जो घटक दल है जदयू, भाजपा और लोजपा, जीतन राम मांझी की पार्टी, हम जैसी पार्टियों में सिर्फ फुटअव्वल मचा हुआ है। और आप ऐसे समय में यह देख रहे हैं जब प्रशांत किशोर राजद पे हमला करने के साथ साथ जदयू पे भी हमला कर रहे हैं और बिहार में एक मजबूत विकल्प बनते जा रहे हैं। चिराग पासवान का जीतन राम मांझी से बयान नहीं मिलता है। चिराग पासवान भाजपा के करीबी थे, मोदी के हनुमान समझे जाते थे, लेकिन जैसे ही झारखंड चुनाव की बात आती है चिराग पासवान घोषणा करते हैं कि भाजपा और जदयू के स्टैंड से अलग जाकर चिराग पासवान 28 सीटों पे झारखंड में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा सीधे सीधे लड़ती थी हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा से, वहां अब जदयू पहले ही बोल चुकी है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। अब लोजपा कहेगी कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी किसको होगी? तो भाजपा को होगी। अब भाजपा चिराग पासवान एक सीमा से आगे न बढ़ जाए, जो कंधे पे बैठे थे वो अब सर पर न बैठ जाए के, इसके लिए अब क्या करेगी? तो भाजपा भी अब देखिए पशुपति पारस से संपर्क साध रही है। पशुपति पारस को देखिए 6 महीने से कोई नहीं पूछ रहा था। अचानक तस्वीर आती है कि अमित शाह से मिलते हैं पशुपति पारस। अब मिलते हैं, गुलदस्ता देते हैं, तो राजनेता दो मिलेंगे तो राजनीतिक बात ही होगी। ये बात तो होगी ही नहीं कि आने वाली फिल्म में हम दोनों काम करेंगे या आप आगे काम कीजिए हम आपकी फिल्म में काम करते हैं। तो दोनों राजनेता है तो राजनीतिक बातें ही होंगी। हो सकता है चिराग पासवान यदि इधर उधर करे तो उन पर दबाव देने के लिए उनके चाचा को बिहार में एक बड़ी भूमिका में लाया जा सकता है। पशुपति पारस की बात की जाए तो अकेले नहीं जाते हैं, वे अपने साथ बेटे प्रिंस को भी ले जाते हैं, जो कि चिराग पासवान जी के घोर आलोचक रहे हैं। अभी चिराग पासवान और पशुपति पारस में बन नहीं रही है, ये भी खबर कोई छुपाने योग्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आपको पहली बार बता रहे हैं, सब चीज और सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। अब बात बचती है जदयू की। अब नीतीश कुमार जी की यदि कुर्सी बचानी है बिहार में तो उन्हें सहयोगी पार्टियां चाहिए ही चाहिए। तेजस्वी यादव खुले मन से तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये भी सोच रहे होंगे कि फिर से सीट ऊपर नीचे हो तो नीतीश चाचा हमारे साथ आए और फिर से राजद और जदयू की सरकार बन जाए। यदि नीतीश कुमार ऐसा कहेंगे तो राजद पीछे हटने वाली नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजद की कमजोर नस प्रशांत किशोर जनसुराज के जो नेता है वो पकड़ लिए हैं और एक तरह से देखिए तो उनका मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक धीरे धीरे खिसकता हुआ दिख भी रहा है। राजद के पूर्व सांसद जैसे नेता भी अब जनसुराज से जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी जुड़ रहे हैं जनसुराज से। तो ऐसे में दिक्कत किसे होगा? तो दिक्कत सबसे ज़्यादा हो जाएगी राजद को। यदि राजद कमजोर पड़ती है तो हो सकता है जदयू और राजद का फिर से गठबंधन हो और इसी तरह से चुनाव लड़े दोनों पार्टियां। बात बची एनडीए की, तो एनडीए में भाजपा का एक अपना अलग स्टैंड है, जदयू का अपना एक अलग स्टैंड है, चिराग पासवान का एक अलग स्टैंड है, जीतन राम मांझी का अलग स्टैंड है। आरक्षण की बात आती है, आरक्षण में स्तरीकरण की बात आती है कि इनको भी जिस तरह से ओबीसी आरक्षण में किया जाता है उस तरह से इनको भी बांटा जाए। होता क्या है, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों में अलग अलग होता है, विचार आते हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि नहीं, दलित वर्ग को जातियों के वर्ग में न बांटा जाए क्योंकि इससे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ओबीसी वाला पैटर्न एससी में नहीं है। जीतन राम मांझी का अलग बयान आता है, वे बोलते हैं कि ये फैसला बहुत पहले आना चाहिए था क्योंकि उनके जो मुसहर जाति के लोग हैं उनका विकास नहीं हो पा रहा है आरक्षण के मामले में, क्योंकि आरक्षण का लाभ केवल एससी वर्ग के जो ऊपर की जातियां हैं वो ले रही हैं और जो नीचे की जातियां हैं उसी में वो इस चीज़ का फायदा नहीं उठा पा रही रिजर्वेशन की, और नौकरियों में उनका जो प्रतिनिधित्व है कम होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये दोनों बयान थे आपस में, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को लड़ा देते हैं। इसके बाद झारखंड चुनाव की बात आती है, वहाँ चिराग पासवान घोषणा करते हैं 28 सीटों पे लड़ेंगे। जदयू है तो चिराग 28 पे लड़ेंगे, जदयू बोले कि हम 40-50 पे लड़ेंगे। तो फिर क्या 28 और 40 अगर इधर मिला भी लिया जाए तो 68, तो फिर क्या भाजपा 28-30 सीटों पर लड़ेगी। तो ये सब चीज़ें इस तरह की ऐसी बरबोलापन वाली चीज़ें हैं जिसे लेकर ये लग रहा है कि एनडीए में भी सिर फुटबॉल हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि भाजपा पे इस चीज़ दबाव की राजनीति यदि कहीं कर रहे होंगे जदयू और लोजपा वाले कि 12 सीटें जदयू के पास है, 5 लोजपा के पास है और 17 सीटें यदि कम पड़ जाएगी तो मोदी सरकार गिर जाएगी, तो ये भी एक तरह की गलतफहमी रहेगी, क्योंकि भाजपा साइड से भी एक दो पार्टियों से संपर्क बना रही है और जब जरूरत पड़ेगी तो उनको भी साथ ला सकती है। लेकिन इस फुटबॉल का जो संदेश जाएगा बिहार में बहुत ही गंदा जाएगा और लोगों के बीच भी गलत जाएगा, और ऐसे में जो तीसरा विकल्प बन के आ रहे हैं प्रशांत किशोर, वो इस चीज़ का फायदा उठा लेंगे
और एनडीए की जो आपसी फुट है वो ट्रांसफर हो जाएगा सीधे सीधे जनसुराज के तरफ। तेजस्वी यादव का वोट बैंक ऐसे ही जनसुराज की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और अगर ऐसी ही हालत रही तो फिर लड़ाई सीधे सीधे प्रशांत किशोर में और उधर राजद के बीच हो सकती है, या जदयू भाजपा यदि ठीक से लड़ेंगे तो इनके साथ हो जाएगी। अन्यथा फिर हाथ से लड्डू फिसलता हुआ दिखेगा, और वह लड्डू कौन खाएगा इसे कोई भी नहीं कह सकता है। तो कुल मिलाकर बिहार में स्थिति यही है। अभी आप देखिए केसी त्यागी को भी इजराइल के मुद्दे पे केसी त्यागी बोल देते हैं कि हमारा स्टैंड ऐसा है वैसा है, भारत को हथियार की सप्लाई नहीं करनी चाहिए इजराइल को, क्योंकि वहाँ पे जो प्रहार हो रहा है, जिस गोली और बम का उपयोग होगा वह अनाथों पे होगा, छोटे बच्चों पे होगा, महिलाओं पे होगा, इजराइल करेगा। तो अब केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी के निर्माण में भी यदि जदयू इंटरफेयर करेगी तो भाजपा इस चीज़ को कितना देर स्वीकार करेगी या बर्दाश्त करेगी, यह तो देखने लायक होगी। लेकिन अभी तक तो खुल के कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि अगर सिर्फ फुटबॉल की नौबत आई तो जनसुराज से सीधे सीधे लड़ाई हो जाएगी किसी एक पार्टी की, समर्थन होगा, साठगांठ होगा और नए समीकरण बिहार में बनेंगे, जिसका नुकसान जदयू को भी होगा, भाजपा को भी होगा। फायदा किसे होगा ये समय बताएगा। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।